वेलकम बैक गाइस। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में, जिसमें आज हम करेंगे अपने डिबेंचर वाले चैप्टर के एमसीक्यू और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी बोर्ड हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई, एचबीएसई, अदर बोर्ड सभी के लिए। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। पूरे लेसन का निचोड़ है और 20 क्वेश्चन के बाद के जो क्वेश्चन है उसमें वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो 3 या 4 नंबर का पेपर में आता है, यानी कि परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना है। लास्ट के एमसीक्यू में पूछा गया है और बोर्ड के क्वेश्चन है वहाँ पे भी, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, आपकी ही नॉलेज के लिए है और आपकी बहुत ही काम आने वाले क्वेश्चन। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है डिबेंचर होल्डर्स आर। डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। अदर ऑप्शन के साथ जाएं तो देखिए ओनर्स होते हैं, ओनर्स नहीं होते क्योंकि शेयर होल्डर जो वो ओनर्स होते हैं। कस्टमर्स ऑफ द कंपनी ये नहीं है ऑप्शन। प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट कौन सा? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्या सेकंड है डिबेंचर रिप्रेजेंट। डिबेंचर क्या दिखाता है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ऑफ ए कंपनी। ये थ्योरी में भी मैंने करवाया था कि कंपनी की सिक्योरिटीज़ जो वो क्या होती है, शेयर डिबेंचर कंपनी के लिए सिक्योरिटीज़ होती है और शेयर और डिबेंचर दोनों को ही इशू करके कंपनी को एक लंबे टाइम के लिए उधार मिल जाता है, इनकी पैसा मिल जाता है, ठीक है। उधार तो डिबेंचर से मिलता है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बोरोविंग्स होती हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर नहीं होते, ठीक है। डिबेंचर और इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर है तो वो इक्विटी शेयर ही होंगे ना उनके पास, तो डिबेंचर तो ना होंगे। डायरेक्टर शेयर इन ए कंपनी ये भी नहीं होता। शॉर्ट टर्म बोरोविंग ऑफ ए कंपनी ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ऑफ ए कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड। जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो कैसे इशू किए जाते हैं? देखो जीरो कूपन बॉन्ड की जब थ्योरी करी थी तो वहाँ पे देखा था कि जीरो कूपन बॉन्ड यानी कि बॉन्ड और डिबेंचर में एक मेजर डिफरेंस ये था कि दोनों को ही इशू किया जाता है, लेकिन दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है कि जो डिबेंचर है उसके ऊपर पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, लेकिन बॉन्ड्स के ऊपर पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती। इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस है उन दोनों का डिफरेंस ही इसका इंटरेस्ट होता है। तो कह रहा है जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड। देखते हैं ऑप्शन। जीरो इंटरेस्ट रेट, जीरो इंटरेस्ट रेट तो होती नहीं है। विद स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो बिल्कुल भी नहीं होता। विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ ये है विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती है लेकिन इंटरेस्ट इसके अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा डिबेंचर होल्डर रिसीव। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? सभी को पता होगा, इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर को। बहुत डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों चीज़ें एक जने को नहीं मिल सकती और बोनस भी नहीं है, तो इंटरेस्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब ऋण पत्रों पर दे ब्याज यानी कि इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर, ये क्या है? देखो ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है ना वो हर कंडीशन में पे किया जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो ये क्या हो जाता है? ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ये भी नहीं है। लाभों का बंटवारा तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये भी नहीं है। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व भी नहीं है। तो ये एक चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इनकी कंपनी के अंदर चार्ज कब बोलते हैं कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो पे करना ही करना है, कि इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर क्या है हमारा? एक चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है एक डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? इज एंटाइल्ड टू, एक ऋण पत्रधारी अधिकारी होता है। किसका अधिकारी होता है? देखो इंटरेस्ट एट द फिक्स रेट का वो अधिकारी होता है। फिक्स डिविडेंड, डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे कट हो गया। शेयर इन प्रॉफिट ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि इनको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता है। और वोटिंग राइट इन द कंपनी ये भी नहीं होता क्योंकि ये भी शेयर होल्डर के पास होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट एट द फिक्स रेट ही ऋण पत्रधारी को मिलता है, डिबेंचर होल्डर को मिलता है। कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी कब होती है? बिफोर इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल से पहले होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, लास्ट ऑफ ऑल नहीं, आफ्टर इक्विटी कैपिटल नहीं, बिफोर इक्विटी कैपिटल हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋण पत्र प्राय कंपनी की संपत्तियों पर क्या होते हैं? ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सिक्योर्ड होती है, रक्षित होते हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड, पार्शली सिक्योर्ड, हाफ सिक्योर्ड, सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड हमारा आंसर टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कि डिबेंचर इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक बोरोविंग। ऋणात्मक यानी कि ऋण पत्र एक सार्वजनिक ऋण का माध्यम है, तो ट्रू है, ये तो सभी को पता है कि पब्लिक से ही ये बोरो किए जाते हैं। यह प्रचलन है कि ऋण पत्रों से पूर्व निर्धारित ब्याज की दर लिखी जाए। इट इज़ कस्टमरी टू प्रीफिक्स विद डिबेंचर विद द अग्रीड रेट ऑफ, ये भी ट्रू है। अभी एमसीक्यू भी करे हमने कि इन पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। डिबेंचर इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट,
क्या ये लाभों पर प्रभार है? ये भी ठीक है, अभी हमने MCQ करा ये वाला भी। द इशू प्राइस एंड द रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर कैन नॉट डिफर। ये कह रहा है कि जो इशू प्राइस और जो रिडम्पशन प्राइस है वो डिफर नहीं होता। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और ये गलत ही हमने छांटना था, क्योंकि रिडम्पशन प्राइस जो है वो भी फेस वैल्यू से कम ज़्यादा हो सकता है, जो इशू प्राइस है वो भी फेस वैल्यू से कम ज़्यादा हो सकता है, और ये दोनों ही प्राइस जो है वो आपस में डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाहक ऋण पत्र की विशेषता नहीं है? वाहक कौन से होते थे? बियरर कौन से होते थे? यानी कि जिसके हाथ में उसी को उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कह रहा है कौन सा उसकी विशेषता नहीं है। सबसे पहला है, ये विनिमय साध्य लेख पत्र माने जाते हैं। दे आर ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल क्या होता है? ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, ये ट्रांसफर बिल्कुल किए जा सकते हैं और ये तो इसकी विशेषता है। सेकंड है, देयर ट्रांसफर रिक्वायर्ड डीड ऑफ ट्रांसफर। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रजिस्टर्ड डिबेंचर थे ना, उनको जरूरत होती है डीड ऑफ ट्रांसफर की, यानी कि जिसका नाम रजिस्टर में लिखा गया होता है, अगर वो किसी और को ट्रांसफर करना चाहे तो उसे पहले डीड ऑफ ट्रांसफर हस्तांतरण प्रलेख की आवश्यकता पड़ेगी, उसे वो भरना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे बियरर डिबेंचर है उसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड विशेषता क्या है इसकी? दे आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। ये केवल सपुर्दगी से हस्तांतरण हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। इन पर ब्याज जिसके धारक को उसकी पहचान के बिना ही दिया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन इट इज पेड टू द होल्डर इन इरिस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी। बिल्कुल दिया जा सकता है। तो गलत क्या है? देयर ट्रांसफर रिक्वायर्ड डीड ऑफ ट्रांसफर। उनके ट्रांसफर के लिए हस्तांतरण प्रलेख की आवश्यकता नहीं होती, उसकी ये होती है रजिस्टर्ड डिबेंचर के लिए। कौन सा गलत है? नेक्स्ट में भी गलत हमें छांटना है। देखो ठीक जो है वो अगर हमने पढ़ रखे हैं तो गलत हम आराम से छांट सकते हैं। फर्स्ट है कि एट मैच्योरिटी डिबेंचर होल्डर गेट बैक देयर मनी। परिपक्वता पर ऋण पत्रधारी अपना धन वापस प्राप्त कर सकते हैं, ये तो ठीक है ना। ऋण पत्रों का याचना राशि न चुकाने पर हरण किया जा सकता है। हमने पूरे लेसन में कहीं पे फॉरफीचर की एंट्रीज नहीं पढ़ी डिबेंचर के चैप्टर में, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट सही बात कौन सी है कि कंपनीज की बैलेंस शीट में डिबेंचर को कहाँ दिखाया जाता है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग में, ये भी ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है? चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी ठीक है। ठीक है, तो गलत क्या था कि डिबेंचर को फॉरफिटेड किया जा सकता है अगर कॉल मनी को पेमेंट ना किया जाए तो। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन असत्य है कि एक कंपनी शोधनीय ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है? यानी कि एक कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिबेंचर, बिल्कुल कर सकती है। एक कंपनी कैन इशू डिबेंचर विद वोटिंग राइट, नो। वोटिंग राइट के लिए एक कंपनी वोटिंग अधिकार रखने वाले डिबेंचर इशू कर सकते हैं, नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो सही है वो पढ़ते हैं, कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर, कर सकती है कन्वर्टेबल डिबेंचर भी। और एक कंपनी कैन बाय इट्स ओन डिबेंचर एंड शेयर, एक कंपनी अपने ही डिबेंचर शेयर को खरीद सकती है, ये भी कर सकती है। नेक्स्ट है कि जिन ऋण पत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी एक निश्चित समय के बाद या किस्तों में अपने जीवन काल में कर देती है, उसे क्या कहते हैं? क्या 10, 11, 14। ठीक है, अगर आपको ये वाले अजीब से लग रहे हैं क्वेश्चन तो आप मेरे पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। इससे जो पीछे वाली वीडियो है उसमें ये सारे हमने करे थे डिबेंचर के टाइप, तो उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा था क्या क्या होता है। The principal amount of debenture will be repaid by the company either at the end of a specified period or by installment during the lifetime of a company। और इस तरह के डिबेंचर को क्या कहते हैं? रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। हरियाणा बोर्ड में देख कितनी बार रिपीटेड है, 2010 में, 11 में, 14 में आया है। जिन ऋण पत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, यानी कि कंपनी का समापन पर होता है, उसे क्या कहते हैं? इरिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। बेरर डिबेंचर कौन से होते हैं? या भी जो पढ़ा था कि भाई जिनका हस्तांतरण मात्र स्पुर्दगी से हो जाता है। ठीक है, रिडीमेबल कौन सी होती है? अभी जो ऊपर वाले पढ़े कि जिसका पैसा कंपनी अपने जीवन काल में वापस कर देती है। नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं? जिसको दूसरी तरह के डिबेंचर या शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये भी हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन था कि जिन ऋण पत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी जीवन काल में नहीं करती बल्कि समापन पर करती है, उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध ऋण पत्र, इरिडीमेबल डिबेंचर। ये सेम टू सेम डेफिनेशन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की तरह ही है। नेक्स्ट है कि जिन ऋण पत्रों के धारकों को यह अधिकार होता है कि यदि वे चाहे तो एक निश्चित समय के बाद अपने ऋण पत्रों को निर्धारित शर्तों के अनुसार अंशों में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? जहाँ पे भी कन्वर्ट की बात आ गई वहाँ पे क्या हो जाएगा? कन्वर्टेबल डिबेंचर उन्हें कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी देखिए कितनी बार रिपीट है, 10, 11, 14 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, कौन से नेचर का होता है? ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन है, डिबेंचर अलॉटमेंट है, ये सारे हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू। देखो जो डिबेंचर जब प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं, यानी कि जितनी फेस वैल्यू मान लो कि 100 रुपये का, और अगर वो 120 में इशू कर दिया तो जो एक्स्ट्रा 20 रुपये मिलेंगे उसे कहाँ डालते हैं? हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डालते हैं। डिबेंचर में तो पूरे 100 रुपीज़ ही डलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 रुपीज़ डलेंगे। कैपिटल रिजर्व में कब डलता है? जो शेयर फॉरफिटेड करके रीइशू कर दिया जाए ना, उसका प्रॉफिट जाता है कैपिटल रिजर्व में। नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर शुड बी शोन ऑन द, ऋण पत्र निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को कहाँ दिखाया जाता है? ये दिखाया जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ ए बैलेंस शीट। और कहाँ दिखाया जाता है? शेयर होल्डर फंड में, जो रिजर्व एंड सरप्लस की जो हेडिंग है उसमें दिखाया जाता है। हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन है ये वाला भी।
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज द नेचर ऑफ, ये किस नेचर का होता है, ये हमारा कैपिटल लॉस होता है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि ये शेयर वाले चैप्टर की थ्योरी में भी हमने करा था कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, वो भी हमारा कैपिटल लॉस होता है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी यूटिलाइज फॉर, डिबेंचर को इशू करने पे जो प्रीमियम मिलता है उसको हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। ये सेम थ्योरी शेयर और डिबेंचर वाले चैप्टर की है कि जो प्रीमियम है उसको हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। देखिए, फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये भी हमने पढ़ा था कि अंशों के निर्गमन पर दी जाने वाली जो छूट है उसको राइट ऑफ करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ऋण पत्रों के शोधन पर दिए गए प्रीमियम को अपलिखित करने के लिए, क्योंकि ये दोनों हमारे कैपिटल लॉस होते हैं। और प्रारंभिक व्यय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अपलिखित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाता है। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 3 या 4 नंबर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं पेपर में परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश के, वहाँ से ये जो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना होता है ये बहुत काम आएंगे। देखिए, हरियाणा बोर्ड के क्वेश्चन है, ये आगे जितने भी हैं प्लीज़ वीडियो को छोड़ के जाने की गलती कभी मत करिए। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से 5,40,000 रुपये की संपत्ति खरीदी। उसके बदले में ए लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10% डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पर जारी किए, 10% की कटौती पर जारी किए। बी लिमिटेड को निम्न ऋण पत्र मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में देखिए, ए लिमिटेड परचेज द एसेट फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर ₹5,40,000। A Limited issued 10% debenture of ₹100 each at a rate of 10% discount against the payment. The number of debenture, कैसे आता है नंबर ऑफ डिबेंचर, देखो 5,40,000 की जो एसेट खरीदी ना उसके हमने डिवाइड में क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पर वैल्यू ऑफ डिबेंचर, यानी कि एक डिबेंचर जितने रुपए का जारी किया वो करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, 5,40,000 रुपये की एसेट खरीदी और उसके बदले में क्या जारी करा है, 100 रुपये का डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि एक डिबेंचर कितने का गया, 90 रुपये का गया। तो जब हमने कट किया तो हमारा आंसर आ रहा है 6,000 डिबेंचर, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये नन ऑफ द अबव का हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसे ही, ए लिमिटेड ने परचेज करे एसेट बी लिमिटेड से 540 की, ए लिमिटेड ने इशू करे 10% डिबेंचर, 100 रुपये का एक डिबेंचर है 20% के प्रीमियम पे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर हम यहाँ पे भी निकालें, सेम थिंग उसी तरह से ही निकलेंगे। 5,40,000 डिवाइडेड बाय पर वैल्यू डिबेंचर, जितने का एक डिबेंचर है वहाँ से 100 रुपये और 20% यानी कि 20 रुपये, टोटल एक डिबेंचर कितने में गया, 120 रुपये में। तो 5,40,000 को 120 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आंसर आता है, ये आ गया 5,40,000 को 120 से डिवाइड करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर आ गया 4500 डिबेंचर, ठीक है। ये वाला तरीका ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे जो है इसी में ही मिस्टेक कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि किससे डिवाइड करना है। बेटा किससे डिवाइड करना है ये ध्यान रखो ना, पर वैल्यू डिबेंचर से। इसी तरह शेयर वाले चैप्टर में क्वेश्चन है जहाँ पे परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन है, वहाँ पे भी पर वैल्यू ऑफ शेयर से हमें डिवाइड करना होता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। डिबेंचर वाले का इसमें भी ऐसे ही करना है, जितने की पेमेंट करनी है उसके डिवाइड में अगर पर वैल्यू डिबेंचर को हम डिवाइड करते हैं ना, एक डिबेंचर जितने रुपए में गया है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे। और ये एक नंबर के MCQ में पूछा गया है बोर्ड में बार बार, ठीक है। तो ये हमारा टिक हो जाएगा यहाँ पे 4500 डिबेंचर पे। नेक्स्ट है कि ए लिमिटेड ने परचेज करी एसेट बी लिमिटेड से 67,50,000 की। ए लिमिटेड ने इशू करे 10% डिबेंचर, 100 रुपये का एक डिबेंचर है 10% के डिस्काउंट पे। तो अभी किसको किससे डिवाइड करेंगे, 60,50,000 को डिवाइड कर देंगे हम 90 रुपीज़ से, क्योंकि 100 रुपये की फेस वैल्यू है, 10% का डिस्काउंट है, 90 रुपये से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 75,000। कैसे आया, देखिए 67,50,000 को डिवाइड करा 90 से, ये कट करके हमारे पास आ गया 75,000 डिबेंचर, और 75,000 डिबेंचर ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है कंपनी के ऋण पत्रों को निर्गमित किया जा सकता है, ये तो पूरे लेसन में पढ़ा ही है ना। कैश में भी इन्हें इशू किया जा सकता है, एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज़ भी इन्हें इशू किया जा सकता है, और कंसिडरेशन अदर देन कैश भी इन्हें इशू किया जा सकता है। एनी ऑफ द वो जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज़ विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखो 2 एंट्री होती है जब भी हम इसको कोलैटरल सिक्योरिटीज़ के रूप में एंट्री में इशू करते हैं। फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और दूसरी क्या होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो इसने जब भी ये वाली एंट्री आएगी ना तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस देंगे डिबेंचर वाली एंट्री को, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, इस वाली को, क्योंकि लोन लेने वाली एंट्री में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन ये वाला ही अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, लेकिन कोलैटरल सिक्योरिटीज़ की एंट्री में हम इस वाली एंट्री को जो है तवज्जो देते हैं, फर्स्ट नंबर पर हम उसे रखते हैं। डिबेंचर इश्यूज एज कोलैटरल सिक्योरिटीज विल बी डेबिटेड टू, अब डेबिट कहाँ किया जाएगा, अभी हमने एंट्री करी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में।
नेक्स्ट है हमारा 1 लाख की देखो, व्हेन डिवेंचर ऑफ ₹1,00,000 आर इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज अगेंस्ट ए लोन ऑफ 150, द एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर विल बी। क्या ऑप्शन पे जाने से पहले अपने माइंड में एंट्री आ जानी चाहिए? क्या होती है इस तरह के केस में? फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लोन लेने की एंट्री। लोन कितने का लिया गया है? 150 का, 1,50,000 से एंट्री हो जाएगी। और सेकंड एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर 1 लाख से, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 1 लाख रुपए से, ये आगे हमारी टिक हो जाएगी। फर्स्ट में क्या कर रखा है कि बैंक टू डिवेंचर, ये तो एंट्री ही नहीं होती। सेकंड क्या कर रखा है डिवेंचर सस्पेंस टू बैंक, ये वाली एंट्री भी नहीं होती, तो ये एंट्री टिक हो जाएगी हमारी। और ये है कैश टू बैंक, ये वाली भी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए गए ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है? कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। ब्याज कब दिया जाता है? देखो, जब कंपनी ना अपना लोन पेमेंट करने में असफल हो जाए। ठीक है, असफल हो जाए। मान लो कि कंपनी ने लोन ले लिया उससे 20 लाख रुपए का। ठीक है, 20 लाख में 10 लाख रुपए की तो अपनी जो एसेट थी वो उसने गिरवी रख दी, और 10 लाख के डिवेंचर इशू कर दिए, डिवेंचर गिरवी रख दिए, और कंपनी जो है पेमेंट करने में असफल होगी 20 लाख के लोन को। तो बैंक ने क्या करा, 10 लाख की एसेट बेच के अपने 10 लाख ले लिए, और बाकी के 10 लाख के लिए वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर बन जाते हैं, फिर वहाँ पे वो इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जब सिर्फ अभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इशूड ऐसे, जब सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटीज़ के रूप में डिबेंचर बैंक के पास रखे ना, तो वहाँ पर बैंक कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, नो इंटरेस्ट इज पेड पे हमारा आंसर टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन केस डिवेंचर ऑफ ₹2 लाख आर इशूड एट पर बट पेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, तो प्रीमियम पेबल विल बी डेबिटेड टू, प्रीमियम कहाँ चला जाएगा? देखो यहाँ पे जो एंट्री होती है वो एंट्री क्या होती है? देखिए हमारी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इन केस डिवेंचर 2 लाख की आर इशूड एट पर बट पेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, कि इशू तो करे एट पर पे, लेकिन रिडेम्पशन जो करना है वो प्रीमियम पे करना है। अब जो रिडेम्पशन होता है वो कंपनी को पहले ही पता होता है कि इन्हें 8 साल बाद 10 साल बाद जो इतने एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ेंगे, तो कंपनी को ये जब पहले से ही पता होता है ये हमारा लॉस होता है, तो इसीलिए इसको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। क्वेश्चन यही है कि जो प्रीमियम है उसको कहाँ पे डेबिट किया जाएगा? देखिए एंट्री ये वाली होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और डिवेंचर में तो पर वैल्यू आएगी 2 लाख 2 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में 10,000 रुपये, प्रीमियम और रिडम्पशन में भी 10,000 रुपये। हमारा क्वेश्चन था कि ये जो डेबिट है वो कौन से अकाउंट में किया जाएगा? ये किया जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में, तो ये आ गया हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, अब ये क्या है? प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर अकाउंट क्या है? हमारा लायबिलिटी होती है। ये लायबिलिटी ही तो ना कंपनी के लिए, उसे 8-10 साल बाद जो एक्स्ट्रा पैसे देने हैं 2 लाख के शेयर के बदले में, अगर कंपनी को 2-20 पेमेंट करनी है तो जो 20,000 है वो हमारी लायबिलिटी की। एसेट तो नहीं, ना एक्सपेंसेस आएंगे ना इनकम, तो लायबिलिटी। अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि व्हेन डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम एंड एक्स्ट्रा एंट्री हैज़ टू मेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन दिस एंट्री। अभी हमने करा था एंट्री में, हमने क्रेडिट क्या करा था? डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, यानी कि प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अगर बोर हो गए हैं एमसीक्यू करके, प्लीज़ वीडियो छोड़ के ना जाए, वीडियो को रोक के 1-2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा करें, क्योंकि आपके ही फ़ायदे के लिए वीडियोज़ जो है बनाई गई हैं। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्या है? हमारा एक पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट है एक्स लिमिटेड ने देखो एक्वायर करी एसेट 20 लाख रुपए की और क्रेडिटर ले लिए 20,000 रुपये के, 20,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड ने क्या करा? इशू करे 8% डिवेंचर 200 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एज परचेज कंसिडरेशन। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड विल बी, कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या है कि एसेट ली गई है 20 लाख रुपए में, लायबिलिटीज़ ली गई है 20,000 में। अब कह रहा है परचेज कंसिडरेशन के बदले कितने नंबर ऑफ डिवेंचर जो इशू करे जाए। तो पहले तो परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे? एसेट डेबिट करा, लायबिलिटी क्रेडिट करी, तो इस 20 लाख में से 20,000 रुपये चले गए, तो हमारे पास कितना आ गया? 19,80,000 रुपये। यानी कि वेंडर को अब कितनी पेमेंट करनी है? 19,80,000 रुपये। पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट के लिए उन्होंने बोला कि 200 रुपये का डिवेंचर है और 10% के डिस्काउंट पे इशू करा है, तो 200 का 10% करा तो 20 रुपये, 200 में से 20 रुपये गए 180 रुपये, डिवाइडेड बाय पर वैल्यू डिवेंचर, यानी कि 180 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए? 11,000 रुपये। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं, क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल है जो बोर्ड में आए और मैंने सारे ही करवाए हैं। नेक्स्ट है
कि एक्स लिमिटेड ने परचेज़ करी बिल्डिंग 60 लाख रुपए की, पेबल करा 20% इन कैश, यानी कि 60 लाख का 20%, 12 लाख रुपए तो कैश में दे दिया और बच गए कितने 48 लाख। 48 लाख के लिए क्या करा, बैलेंस बाय अलॉटमेंट 8% डिबेंचर 500 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि 500 का 20% करा तो 100 रुपये, यानी कि 500 का शेयर डिबेंचर 600 रुपये में इशू कर दिया। समझ में आया। 60 लाख में से 20% यानी कि 12 लाख रुपए तो कैश में गया, बचे 48 लाख। 48,000 के लिए 48 लाख के लिए 600 रुपये का डिबेंचर इशू कर दिया। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 48 लाख डिवाइडेड बाई 600। ये आ गया हमारे पास, 20 से 20 कट हो गई हैं, 8000 डिबेंचर हमारे पास आ गए। ठीक है, 8000 डिबेंचर हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट भी फिर से बोर्ड का क्वेश्चन कि सनराइज लिमिटेड ने परचेज करी बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़ की, पेबल करा 15% इन कैश, यानी कि 5 लाख का 15% जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 75,000। 5 लाख में से 75,000 रुपये कैश में दे दिए, बचे कितने 4,25,000 रुपये। उसके लिए क्या कंडीशन दे दी कि उसने 100 रुपये का एक डिबेंचर 25% के प्रीमियम पे इशू कर दिया, यानी कि 100 और 100 का 25%, 25 रुपये, 125 का एक डिबेंचर पड़ा और वो इशू कर दिया। 4,25,000 को 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 33,400 डिबेंचर। डिवाइड कर देंगे हम अपने 4,25,000 को 125 से, तो हमारे पास आ रहा है 3400 डिबेंचर। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 3400 डिबेंचर। हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अगर वेंडर को इशू करे जाए डिबेंचर 80,000 रुपये की, इन कंसिडरेशन ऑफ नेट असेट ऑफ रुपीज़ 1 लाख, यानी कि उसको देने तो थे 1 लाख, लेकिन 1 लाख के बदले में सिर्फ दिए 80,000 के डिबेंचर। तो ये क्या है, 20,000 रुपये कहाँ पे क्रेडिट किए जाएंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, 1 लाख के बदले में वेंडर को इशू कर दिया 80,000 के डिबेंचर, तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इशू डिबेंचर कर रहे हैं ना, तो क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट के बैलेंस में हम डालते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। नेक्स्ट है कि इफ वेंडर आर इशू डिबेंचर 440 इन कंसिडरेशन ऑफ असेट ऑफ 5 लाख एंड लायबिलिटी 1 लाख, द बैलेंस 40,000 विल बी डेबिटेड टू। इस एंट्री में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, असेट है हमारी 5 लाख की और 2 में लायबिलिटीज़ है 1 लाख की, यानी कि लायबिलिटीज़ में, और फिर परचेज कंसिडरेशन है 440 का, तो बैलेंस जो 40,000 है वो कहाँ जाएंगे, एंट्री क्या करेंगे हम, देखिए एसेट अकाउंट डेबिट कर देंगे 5 लाख से, फिर 2 लायबिलिटी दे रखे 1 लाख की और परचेज कंसिडरेशन यानी कि वेंडर दे रखा 4,40,000 रुपये का। तो बैलेंस कहाँ आता है, अगर ये क्रेडिट साइड ज़्यादा और डेबिट कम हो तो बैलेंस आता है गुडविल अकाउंट में, तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट। और अगर डेबिट ज़्यादा और क्रेडिट कम हो तो कहाँ पे आता है हमारा आंसर, कैपिटल रिजर्व में हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाता है क्या, तो इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट इसका आंसर हो जाएगा, गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए लिमिटेड ने इशू करे 1000 के डिबेंचर 100 ईच, प्रीमियम 5%, बट विल द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट के लिए हमेशा एक बात याद ध्यान रखनी चाहिए कि वो हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, चाहे कंपनी ने प्रीमियम पे जारी करे या फिर डिस्काउंट पे जारी करे अपने शेयर, इशू जो है प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो, लेकिन जो इंटरेस्ट निकलता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, यानी कि 1 लाख का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर के आगे लिखी गई होती है। 1 लाख का 10% हमारा आंसर हो जाएगा 10,000, बोर्ड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी ऐसे ही कि डिस्काउंट पे जारी किए, तो अब बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, ये हो जाएगा 5 लाख का 8% 40,000 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोब लिमिटेड ने इशू करे हैं 20,000 डिबेंचर 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5% और रिडीमेबल करने हैं 5 साल के बाद एट ए प्रीमियम ऑफ 6% पे। देखो अभी जारी करे तभी भी कंपनी को लॉस हुआ, 100 का शेयर 5 रुपये डिस्काउंट पे दिया, यानी कि 95 में दिया 5 रुपये का, तो ये नुकसान। और फिर जब कंपनी 5 साल के बाद पेमेंट करेगी तभी भी 6 रुपये का नुकसान, 6%, 100 का 6%, 6 रुपये का नुकसान। टोटल नुकसान कितना हो गया कंपनी को, 5 और 6 11 रुपये का नुकसान हो गया। तो कह रहा है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में कितने आएंगे, 11 रुपये आएंगे। 20,000 की 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये 2,20,000 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि issued 5,000 डिबेंचर 100 each at a discount of 2%, redeemable at a premium of 5% in case। देखो 2% के डिस्काउंट पे तो इशू कर दी और 5% के डिस्काउंट पे ये रिडीम्ड करेंगे, तो टोटल नुकसान कितना हो रहा है 7 रुपये का। ठीक है, 2 और 5 7%, 100 का 7% 7 रुपये का। तो ये कह रहा है कि ये जो लॉस ऑन इशू है ना वो कितने से, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डेबिट होगा, कितने रुपये से डेबिट होगा, 7 रुपये से। ठीक है, 7 रुपये, 5 लाख का 7% करेंगे तो 35,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि इशूड 4,000 डिबेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 4%। इशू कर रहे हैं तो 100 की जगह 104 रुपये मिल रहे हैं, और जब रिडीम्ड करेंगे तो 10% के प्रीमियम पे, यानी कि 100 की जगह 110 पेमेंट कर रहे हैं। तो इस केस में नुकसान कितने का होगा, नुकसान देखो यूँ मत करना कि 10% में से 4% का 6% का कंपनी का नुकसान है, नहीं, जो प्रीमियम पे रिडेम्पशन है वो भी कंपनी का, वो ही यहाँ पे टोटल नुकसान माना जाएगा 10 रुपये
ठीक है। तो 10 रुपये से एंट्री हो जाएगी, 4 लाख का 10% यानी कि 40,000 रुपये से डेबिट कर देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, आपके फ़ायदे के लिए है। और वीडियो को आप 2 बार भी दे सकते हैं, आप बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। पूरे लेसन का निचोड़ है ये क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे, अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ, क्योंकि बच्चे कई बार शेयर ही नहीं करते, खुद देख लेते हैं लेकिन बच्चों के साथ शेयर ही नहीं करते। तो प्लीज़ आप शेयर करें वीडियोज़ को, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि ज़्यादा बच्चे वीडियोस देख रहे हैं तो और भी अच्छे से वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।